हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे क्यूसी टूल्स के बारे में। 7 क्यूसी टूल्स। इससे पहले मैंने 5S और व्हील अलाइनमेंट के बारे में आपको अपनी पहले की वीडियोस में बताया था। फ्रेंड्स, क्यूसी टूल्स एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके हम किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्यूसी टूल्स। हमें क्यूसी टूल्स की ज़रूरत क्यों होती है? और इसी कवा के अनुसार 95% जो भी क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं फैक्ट्री के अंदर, उनको इन 7 बेसिक फंडामेंटल क्यूसी टूल्स को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस टाइम पे जब हमें जजमेंट लेने होते हैं या डिसीजन लेने होते हैं, जब कोई कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते हैं, या जब किसी प्रोसेस को मेजरमेंट करना होता है कि प्रोसेस में कहाँ पे गए थे, कहाँ पे इशूज आ रहा है, और फिर उसको इम्प्रूवमेंट करना होता है, तो इस टाइम पे हम क्यूसी टूल्स का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हम क्यूसी टूल्स क्या होते हैं इनके नाम को देख लेते हैं। इसके बाद हम एक एक टूल्स को डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले फ्लो चार्ट, फिर चेक शीट, हिस्टोग्राम, पेरेटो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम और कंट्रोल चार्ट। तो फ्रेंड्स, ये 7 बेसिक क्यूसी टूल्स हैं जिनको हम अभी सीखेंगे आगे की स्लाइड्स में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी भी प्रोसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम उसके प्रोसेसेस और सब प्रोसेसेस को एक सिक्वेंटल फ्लो में हम दिखाते हैं, और इनके प्रोसेस स्टेप्स को या सिक्वेंटल फ्लो को दिखाने के लिए हम सिंबल्स का, एरोज का यूज करते हैं। फ्लो चार्ट हम कब यूज करते हैं? जब भी हमें किसी प्रोसेस में कुछ गैप आइडेंटिफाई करना होता है या इम्प्रूवमेंट पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है, उस टाइम पे हम फ्लो चार्ट को यूज करते हैं। जब हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोसेस एक्चुअली आइडियली में कैसे चलनी चाहिए और ये प्रोसेस करेंटली कैसे फंक्शन कर रही है, इस टाइम पे भी हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट्स के बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहला और मेजर बेनिफिट होता है इसका ये कि आपको किसी भी प्रोसेस का एक विजुअल मैप क्रिएट हो जाता है आपके सामने। आपको पता लग जाता है कि ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रही है और प्रोसेस कहाँ पे ख़त्म हो रही है। इस प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस कितने जगह पे टाइम लैग्स है, कितने जगह पे एनवीएज इन्वॉल्व हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रोसेस में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्रोसेस में कहाँ पे मेजर और कहाँ पे माइनर इनपुट की ज़रूरत है। ये प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग के कल्चर को भी प्रमोट करता है, क्योंकि जब किसी भी प्रोसेस को हम फ्लो में मैप कर देते हैं तो हमें इजीली समझ में आता है कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है, और ये कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप को भी दिखाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये सिंपल प्रोसेस फ्लो का मैप है, जहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट हो रही है, फिर उसमें कुछ इनपुट है या कुछ एक्टिविटी हो रही है, फिर उसको वैलिडेट कर रहे हैं। अगर वैलिडेट करने के बाद अगर वो वैलिड होता है रिजल्ट, तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज उनको वापस इनपुट पे चले जाते हैं, वापस फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई है जिसके लिए कुछ इनपुट लगा है। इनपुट लगने के बाद कुछ प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस के बाद चेक किया है हमने, अगर वो वैलिड हो रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर नहीं वैलिड हो रहा है तो हम वापस इनपुट की तरफ जा रहे हैं या वापस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सेकंड टूल है चेक शीट। चेक शीट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इंफॉर्मेशन का। ये एक डेटा गैदरिंग और इंटरप्रिटेशन टूल है। जब भी हमें फैक्ट और ओपिनियन को अलग अलग डिस्टिंग्विश करना होता है, उस टाइम पे हम चेक शीट का यूज़ करते हैं। या जब डेटा गैदर करना होता है कि कोई प्रॉब्लम कितनी बार आई है और कहाँ पे आई है, उसके लिए भी चेक शीट का यूज़ करते हैं। और जब हमें देखना होता है कि प्रॉब्लम किस टाइप की आ रही है और कहाँ पे आ रही है, तो उस टाइम पे भी हम चेक शीट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम चेक शीट प्रिपेयर करते हैं या चेक शीट को बनाते हैं, तो चेक शीट में बेयर मिनिमम ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। उसमें ये कैप्चर होना चाहिए कि हमें कौन सी प्रॉब्लम को कैप्चर करना है, इस प्रॉब्लम को हम क्यों कैप्चर कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को कौन यूज़ करेगा और कौन कलेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सैम्पल चेक शीट है, एक मोटर असेंबली की चेक शीट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नेम ऑफ डेटा रिकॉर्डर, मतलब कि ये डेटा कौन रिकॉर्ड कर रहा है, लोकेशन डाटा कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, किस डेट को ये डाटा रिकॉर्ड हो रहा है,
और हम यहाँ पे डिफेक्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं कि क्या किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। और ये जैसे ट्यूसडे को कितनी प्रॉब्लम आई हैं, वेडनेसडे को कितनी प्रॉब्लम आई हैं, इस तरीके से हम चेक शीट में ये डेटा गैदर करते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड टूल है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक वर्टिकल बार चार्ट है जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। ये वन टाइम आपकी प्रोसेस परफॉर्मेंस के स्नैपशॉट को दिखाता है। एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटिंग टूल है। जब भी हमें किसी लार्ज डेटा को समराइज करना होता है तो उसे हम ग्राफ के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जब भी किसी मेजरमेंट को उसके स्पेसिफिकेशन के साथ कंपेयर करना होता है उस टाइम पे हम ग्राफ का यूज कर सकते हैं। जब भी हमें कुछ डिसीजन लेना होता है उस टाइम पे हम ग्राफ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये सिंपल ग्राफ का है जो कि एज और फ्रीक्वेंसी में बटा हुआ है। मतलब हम इसको अगर इस समझना चाहें अगर हम जिस डेटा को, तो हम ऐसे समझते हैं 20 से 30 साल के जो लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। मतलब 2 लोग ऐसे हैं जो 20 से 30 साल की एज में फॉल करते हैं। 30 से 40 साल में जो लोग फॉल करते हैं वो 4 लोग हैं। तो इस तरीके से हमने एक बड़े से डेटा को इस ग्राफ में समराइज कर दिया है। फ्रेंड्स, फोर्थ टूल है पेरेटो डायग्राम। पेरेटो डायग्राम एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, विल्फ्रेडो पेरेटो, जिनके नाम पे इसका नाम पड़ा। और ये हमें फोकस एरिया के बारे में बताता है, किस एरिया पे हमें फोकस करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और ये वाइटल फ्यू और ट्राइबल मेनी को सेपरेट आउट करता है। इसका एक प्रिंसिपल है 80-20 का प्रिंसिपल, जिसके अनुसार 80% जो ट्रबल्स होती हैं वो 20% प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि 80-20 का प्रिंसिपल क्या है। जब भी हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हम एज ए स्टार्टर के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि किस एरिया पे फोकस करना है या किस प्रॉब्लम को फोकस करना है, हम वहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पेरेटो के बेनिफिट के बारे में। तो सबसे इसका जो मेजर बेनिफिट होता है कि जो मेजर फ्यू प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब कि हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें से कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो उनको आइडेंटिफाई कर लेता है ये टीम की परफॉर्मेंस और उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। और ये बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन को एक ही चार्ट में ट्रैक कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सैंपल है पेरेटो चार्ट का। इसमें अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में जो 2 बड़े बार हैं और राइट साइड में जो छोटे-छोटे बार हैं, इन सब का अगर हम परसेंटेज देखें तो लेफ्ट साइड के दोनों बार जो हैं इस 100% में 80% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो राइट साइड में छोटे बार हैं ये केवल 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक फोकस मिल जाता है कि हमें कहाँ पे फोकस करना है। मतलब कि जो लेफ्ट साइड के जो 2 बार हैं इनके ऊपर फोकस कर लें तो हमारी 80% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हम फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। फिशबोन डायग्राम को या इशिकावा डायग्राम को कोरोई इशिकावा ने इसको डेवलप किया था, इसलिए हम इसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। जब भी हमें पोटेंशियल रूट कॉज या रियल रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम इस टूल का यूज करते हैं। और ये जितने भी कॉजेज, प्रोबेबल कॉजेज या पोटेंशियल कॉजेज निकल के आते हैं उनके आपस में रिलेटिव इंपॉर्टेंस को भी बताता है। और ये हमारी बहुत हेल्प करता है रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं? ये हमें किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और ये एक नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी है। और ये पॉसिबल कॉजेज जो वेरिएशन के होते हैं किसी भी प्रोसेस में उसको इंडिकेट करता है या हेल्प करता है। और किसी भी प्रोसेस में जो फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड, उनके बारे में नॉलेज इंक्रीज करता है कि कौन कौन सा फैक्टर हैं जो कहाँ कहाँ पे किसी प्रॉब्लम में अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक सैंपल है फिशबोन डायग्राम का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट, मतलब कि प्रॉब्लम यहाँ पे नोट कर देते हैं। फिर हम हर एक जो कंट्रीब्यूटर्स हैं 4M, मैन, मटेरियल, मेथड एंड मशीन, इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। और हम फिर एनालाइज करते हैं एक एक एरिया में। मैन से रिलेटेड मतलब अपने फिटर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं या एसोसिएट्स हैं, मतलब जहाँ भी मैनुअल इंटरवेंशन है वहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनके क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सिमिलरली ऐसी हमारी मशीन को हम एनालाइज करते हैं पकड़ के
कि मशीन में कहाँ-कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, मशीन की वजह से कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सेम ऐसी मेथड या प्रोसेस को हम एनालाइज करते हैं कि प्रोसेस में कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है या मेथड में कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम है। सिमिलरली हम मटेरियल्स को भी देखते हैं कि मटेरियल्स में कहाँ-कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है या मटेरियल में कहाँ इशू हो सकता है। तो इस तरीके से हम फिशबोन डायग्राम में हर एक फैक्टर्स को मतलब कि 4M को एनालाइज करते हैं और ये हमें एक प्रोबेबल रूट कॉज तक पहुंचा देता है किसी भी प्रॉब्लम के। फ्रेंड्स, सिक्स्थ टूल है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक विजुअल स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टूल है जो कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में उनके स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप को एनालाइज करता है। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये रूट कॉज स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। किसी भी रूट कॉज की थ्योरी को प्रूव करने में ये हमारी हेल्प करता है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से जो भी हमारे पॉसिबल रूट कॉजेज निकल के आए होते हैं, ये हाइपोथेसिस टेस्ट को भी कंफर्म करता है। यहाँ पे ये सैंपल है स्कैटर डायग्राम का। इसको हम एक एक को समझ लेते हैं कि स्कैटर डायग्राम को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर ए में अगर हम देखें तो जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इस टाइप के रिलेशन को पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। पिक्चर बी में देखें तो जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इस टाइप के प्लॉट को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं या इस टाइप के रिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। पिक्चर सी में देखें तो जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ना तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों वेरिएबल्स अपनी अपनी डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो इस टाइप का जब भी हमें ग्राफ मिलता है तो हम इसको नो कोरिलेशन बोलते हैं। और अगर पिक्चर डी में हम देखें तो जो दोनों वेरिएबल्स हैं बिल्कुल पास पास हैं और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस टाइप के ग्राफ को हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और पिक्चर ई में देखें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों वेरिएबल्स, बट ये थोड़ा दूर दूर हैं, मतलब बिल्कुल पास पास नहीं है। तो इस टाइप का जब भी हमें ग्राफ मिलता है तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं वीक नेगेटिव कोरिलेशन। फ्रेंड्स, सातवां और आखिरी टूल है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है फॉर द मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी। किसी भी मशीन की कंसिस्टेंसी या किसी प्रोसेस की कंसिस्टेंसी को मेजर कर सकते हैं हम इसको यूज़ करके, या किसी प्रोसेस या किसी मशीन के आउटपुट को हम विजुअल रूप में दिखा सकते हैं इसको यूज़ करके। किसी प्रोसेस या किसी मशीन के वेरिएशन को भी हम दिखा सकते हैं इसको यूज़ करके। फ्रेंड्स, कंट्रोल चार्ट के हम बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कॉमन विजुअल लैंग्वेज है किसी भी प्रोसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए। हमें कहाँ पे एक्शन लेना है उसके लिए हमें एक क्लू देता है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है समझने में। ठीक है, सैंपल है कंट्रोल चार्ट का, ये बहुत ही सिंपल है। अगर हमें कोई भी प्रोसेस है, किसी मशीन के जो आउटपुट है या कोई पार्ट्स बन रहे हैं, तो वो किसी डायमेंशन में कहाँ पे वो लाई करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट में या लोअर कंट्रोल लिमिट से कितने पास में या बाहर है या अंदर है। तो इससे हमें प्रोसेस वेरिएशन का या पार्ट में जो डायमेंशनल वेरिएशन है उनके बारे में पता लग जाता है। फ्रेंड्स, हमने 7QC टूल्स के बारे में सीखा, इनके बेनिफिट के बारे में सीखा, इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनको हमने सीखा। एक बार वापस हम 7QC टूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टूल होता है फ्लो चार्ट, सेकंड चेकशीट, थर्ड हिस्टोग्राम, फोर्थ पैरेटो डायग्राम, फिफ्थ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, सिक्स्थ स्कैटर डायग्राम और सेवेंथ और आखिरी होता है कंट्रोल चार्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।